गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बच्चों। आज हम आपको आपके साइंस सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर जो हम पढ़ा रहे थे, जिसका हमने वीडियो पहले भी एक बना के भेज दिया है, आज हम उसका दूसरा वीडियो जो बचा हुआ पोर्शन है उसका बनाने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने आपको जो है आपके परमाणु और अणु क्या होते हैं, डाल्टन की परमाणु थ्योरी क्या है आदि, इसके बारे में हमने समझाया था। इस वीडियो में बच्चों आपको जो तत्व हमारे आसपास लगभग 118 ज्ञात तत्व हैं बच्चों। ज्ञात तत्वों की संख्या है 118। 118 ज्ञात तत्वों को उनके नाम से बुलाना और रासायनिक समीकरण में लिखना असंभव था और समय की बर्बादी भी। अतः वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जो है सोचा और सबसे पहले 1808 ईस्वी में 1808 ईस्वी में बच्चों डाल्टन ने जो है एक प्रणाली बताई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनके लिए एक सर्किल बनाया। सर्किल में गोला इसलिए बनाया कि कहा कि सभी तत्व परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो उन्होंने एक गोला बनाया और गोला के अंदर, सर्किल के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के जो है प्रतीकात्मक चिन्ह देकर तत्वों के नामों को लिखा। लेकिन बच्चों ये प्रणाली जो है बिल्कुल भी कारगर सिद्ध नहीं हुई, ना रासायनिक समीकरण लिखने में, ना बोलने में, ना समझने में। अतः इसको जो है अमान्य ठहरा दिया गया। उसके बाद जो है जे वर्जीलियस ने बच्चों 1814 ईस्वी में 1814 में जे वर्जीलियस ने बच्चों तत्वों के नामकरण की आधुनिक प्रणाली की खोज करी। इन्होंने आधुनिक प्रणाली बताई जो कारगर सिद्ध हुई और आज भी बच्चों ये प्रणाली मान्य है। इस प्रणाली के अंतर्गत उन्होंने कहा कि तत्वों के जो नाम हैं उन नाम का पहला अक्षर कैपिटल अल्फाबेट्स में बड़ी एबीसीडी में लिखा जाएगा और जो कुछ तत्व हैं जो सेम अक्षर से हैं उनको पहला तत्व और कैपिटल में, पहला नाम कैपिटल में बच्चों और सेकंड नाम स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखकर पहचाना जाएगा। इस प्रकार से बच्चों देखिए उदाहरण के तौर पर तो बच्चों जो वर्जीलियस ने नामकरण पद्धति तत्वों की दी, पहला उन्होंने कहा कि जो तत्व जिस नाम से पुकारे जाते हैं उनका पहला अक्षर बड़ी एबीसीडी के, जैसे देखिए हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, बोरान का B, ऐसे और बहुत से एलिमेंट हैं जिनको उनके पहले अक्षर के नाम से जो है लिखा जाता है और पहचाना जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जब दो तत्व एक ही नाम के हो जाते हैं तो उन तत्वों के नामकरण का संकेत बनाते समय बच्चों उनका पहला अक्षर जो है बड़ी अल्फाबेट्स में और सेकंड दूसरा अक्षर जो है वो जो है स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखना होगा। जैसे देखिए बच्चों कैल्शियम, कैल्शियम जो है इसका है CA, या क्लोरीन Cl। और भी बहुत से बच्चों हैं जैसे आपके ब्रोमीन Br, कैडमियम Cd। तो ये जो इनके प्रतीक थे बच्चों, पहला अक्षर कैपिटल में और दूसरा अक्षर स्मॉल में। इस प्रकार से तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में जाना और पहचाना जाने लगा। लेकिन ये भी जो है
कुछ और समस्या आई कि जो तत्व एक दो ना कई कई तत्व एक ही अल्फाबेट से थे, उनको किस तरह से लिखे। तो कुछ तत्वों को उनके लैटिन नाम पर लिखा गया और लैटिन नाम पर लिखकर उनको जो है बच्चों याद किया गया। जैसे देखिए बच्चों, तीसरा उन्होंने कहा कि जब एक ही नाम से कई तत्व हैं तो उनके लैटिन नाम पर जो है उनका नामकरण किया गया। जैसे कैल्शियम है बच्चों, कैल्शियम का जो है आपका लैटिन नाम है, सॉरी बच्चों, सोडियम। ये कैल्शियम तो बच्चों यहां तक है, ये यहां पर लैटिन नाम बच्चों देखिए ये है सोडियम का नेट्रियम, Na। लोहा को फेरम कहते हैं लैटिन नेम, Fe। चांदी को अर्जेंटम, Ag। सोने को ऑरम, Au। सोना Au होता है बच्चों, इसका सिंबल Au, ऑरम Au। पोटेशियम को लैटिन नेम केलियम है जिसका के। तांबा का लैटिन नाम है बच्चों क्यूप्रम, Cu। सीसा या जिसको लेड कहते हैं, इसका लैटिन नाम है प्लम्बम और जिसका सिंबल है Pb। इसी प्रकार से और भी बहुत हैं बच्चों, जैसे टिन, टिन को कहते हैं टंग जो है स्टेनम। स्टेनम इसका जो सूत्र होता है या जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है वो होता है Sn। और भी बहुत से बच्चों तत्व हैं जिनको उनके लैटिन नाम के द्वारा पहचाना जाता है। तो इस प्रकार से जे बर्जीलियस ने तत्वों की आधुनिक जो प्रणाली, नामकरण प्रणाली दी, उनके अनुसार पहला तत्वों को उनके प्रथम नेम से कैपिटल अल्फाबेट से लिखा गया। दूसरा उन्होंने कहा जब एक ही नाम के दो तत्व होंगे या दो से अधिक होंगे तो उनको उनके पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर से जो है प्रतीक नाम दिया जाएगा। तीसरा बच्चों उन्होंने कहा कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको उनके ना कैपिटल नेम या ना कैपिटल और स्मॉल लेटर से पहचाना जाएगा, बल्कि उनको उनके लैटिन नाम से पहचाना जाएगा, ताकि ये सभी तत्वों को उनके अपने स्पेसिफिक सिंबल के द्वारा जाना जा सके। तो बच्चों ये कुछ तत्व हैं जिनके आपको जो है नाम, उनके सिंबल आने चाहिए बच्चों, ये आपको रटने हैं। रसायन विज्ञान में आप या तो प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस आप तभी करेंगे जब लर्न करेंगे। तो जितना भी आप लिख लिख के इन एलिमेंट्स के सिंबल को याद करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बच्चों ये सिंबल शुरू होके आपकी अंत की पढ़ाई तक चलते रहते हैं। ये सिंबल कभी नहीं बदलते, कहीं नहीं बदलते। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, ये सिंबल जो है वो यही रहेंगे। तो इन सबको आपको प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से लर्न करना है बच्चों। देखिए 9th क्लास, कुछ तत्वों के नाम और उनके प्रतीक हमने आपको ये दिए हुए हैं, ये आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा। एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं और ये आपको बच्चों रटने हैं, और कोई याद करने का माध्यम इसका नहीं होता है। लिखिए और लिख के ज्यादा से ज्यादा याद करिए। एल्यूमिनियम Al, ऑर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरान B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au जिसका आपने नेटिव नाम था ऑरम, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe जिसका लैटिन नाम था फेरम, शीशा लेड जिसका लैटिन नाम था प्लम्बम, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, पोटेशियम K जिसका लैटिन नाम था बच्चों केलियम, जो हम पीछे लिख चुके हैं आपको, सिलिकॉन Si, चांदी Ag जिसका लैटिन नाम था अर्जेंटम, सोडियम Na लैटिन नाम था नेट्रियम, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn, पारा Hg। Hg है बच्चों जिसका जो है आपको लैटिन नाम है हाइड्रोगायरम,
पारा Hg जिसका लैटिन नाम है हाइड्रोगायरम। तो बच्चों ये कुछ तत्व हैं, उनके प्रतीक हैं, जिनको आप ऐसे तो ज्ञात 118 तत्व हैं जो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ तत्वों के नाम जो है हमने आपको दिए हैं, जिनको आप अपनी कॉपी पे उतार कर याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों तत्वों के प्रतीक याद करके एक स्मॉल अक्षर से जो है आप बड़े से बड़े तत्व को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इन प्रतीकों को लिखने के बच्चों महत्व है, क्यों इन तत्वों के बड़े बड़े नामों को प्रतीकों के रूप में लिखा गया। देखिए बच्चों, तत्वों के प्रतीक आपने जान लिए। अब इन प्रतीकों को जानने से क्या होता है कि जब हम किसी तत्व का प्रतीक लिखते हैं तो एक तो हमें उसकी संख्या का ज्ञान होता है। जैसे बच्चों ये एक सिंगल नाम लिखे हुए हैं, अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि इन तत्वों के एक एक परमाणु का नाम है। अगर इनके आगे 2, 3, 4 लिख जाएगा तो इनकी संख्या उसी नंबर के हिसाब से बच्चों बढ़ती जाएगी। दूसरा क्या है कि इन तत्वों के नाम से इनके परमाणु द्रव्यमान का भार भी हम निकाल सकते हैं। और जैसे हाइड्रोजन का जो है परमाणु भार होता है 1.008। हाइड्रोजन जो है ये है, इसका परमाणु भार होता है बच्चों 1.008। और इसी हाइड्रोजन के परमाणु भार के सापेक्ष अन्य तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार निकाले जाते हैं। इसको एज ए सिंबल मानकर, एज ए प्रतीक मानकर 1.008 के सापेक्ष हम अन्य तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से तत्वों को उनके सिंबल के द्वारा हम पहचान कर, उनकी संख्या को पहचान कर, उनको आसानी से लिख कर, आसानी से समीकरण में निरूपित करके, ऐसा आसानी से रासायनिक सूत्र लिख के बच्चों हम इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं। 9th क्लास परमाणु द्रव्यमान के बारे में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मत दिए। सबसे पहले जो है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व के जो वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना अधिक है। ये कार्बन की संख्या से लेने से पहले वैज्ञानिकों ने इसको हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 माना गया था, उसके सापेक्ष परमाणु जो है द्रव्यमान निकाला गया। फिर ऑक्सीजन 16 के सापेक्ष जो है परमाणु द्रव्यमान निकाला गया, लेकिन सबसे अधिक प्राप्त कार्बन था प्रकृति में, इसलिए वैज्ञानिकों ने किसी भी परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए कार्बन को जो है कार्बन के सापेक्ष निकाला। तो क्या परिभाषा दी कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 वे भाग से कितने गुना अधिक है। अर्थात तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तत्व का परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान गुणे 1/12 कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान। तो क्या आया बच्चों? C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12 AMU। AMU क्या है? ये एक यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको जो है इसके आगे ये यूनिट लगाकर इसको जो है नाम दिया जाता है, मापा जाता है। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये प्राचीन काल में एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था बच्चों, लेकिन आधुनिक काल में जो है इसको यूनिफाइड जो है प्रणाली से जो है इसको जाना जाता है। IUPAC पद्धति में जो है
ये AMU की जगह जो है केवल यू लगाते हैं। इसका मतलब है यूनिफाइड, इसका मतलब है बच्चों यूनिफाइड मास। ये IUPAC में निकाला गया है। ये IUPAC ये एक इंटरनेशनल यूनियन जो है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, ये एक संस्था बनाई गई थी जो किसी भी तत्व का या किसी भी प्रकार के पदार्थों का नामकरण करना आदि में जो है इन्वॉल्व होती है। किसी भी परमाणु का बच्चों जो द्रव्यमान निकाला जाता है, ये वास्तविक द्रव्यमान नहीं होता है, बल्कि ये अन्य जो है परमाणुओं के सापेक्ष और औसत द्रव्यमान निकाला जाता है। इसको ध्यान रखिए बच्चों, ये जो है वास्तविक द्रव्यमान ना के औसत या सापेक्ष द्रव्यमान होता है। देखिए बच्चों, कुछ तत्वों के नाम, उनके प्रतीक और उनके परमाणु द्रव्यमान जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये हमने हाइड्रोजन का 1, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का बच्चों 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, आयरन का 56 और कॉपर का 63.5। ये कुछ तत्व और उनके प्रतीक और उनके परमाणु द्रव्यमान जो आपकी बुक में दिए हुए थे, ये हमने आपको बता दिए। तो बच्चों, आपको परमाणु के द्रव्यमान के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब आगे बच्चों हम आपको इस टॉपिक में जो बचा है अणु क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए, अणु क्या होता है। अभी आपने परमाणु के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा पढ़ी थी। अणु क्या है? किसी तत्व यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता बच्चों, लेकिन अणु जो है स्वतंत्र रह सकता है। और रासायनिक संगठन जिसका पदार्थ के रासायनिक संगठन के समान होता है, उस पदार्थ का अणु कहलाता है। वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसका रासायनिक संगठन उस पदार्थ के रासायनिक संगठन के समान होता है, उस पदार्थ का अणु कहलाता है। जैसे देखिए, पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके बनता है H2O, तो इसमें जो अनुपात होता है वो 1:8। हाइड्रोजन का अनुपात 1 और ऑक्सीजन का अनुपात 8, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 8 होता है। लेकिन ऑक्सीजन द्विपरमाणु के अर्थात ऑक्सीजन के एक अणु में बच्चों, ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, ये तो इसको हम द्विपरमाणु कहते हैं। ऑक्सीजन का द्विपरमाणुक अणु कहलाता है। ये ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, इसलिए ये द्विपरमाणु कहलाता है। इसी प्रकार के जब 3 हो जाते हैं तो ये त्रिपरमाणु कहलाता है बच्चों। त्रिपरमाणुक और ये होता है ओजोन O3 होता है बच्चों, और ये होता है ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से अणु वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, परंतु उसका रासायनिक संगठन उसके पदार्थ के, जिस पदार्थ का वो बना होता है उस पदार्थ के रासायनिक संगठन के समान होता है। इसको हम अणु कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ऑक्सीजन O केवल सिंगल है, लेकिन हमेशा ऑक्सीजन O2 लिखा जाता है। तो O2 इज एक अणु और एक अणु में 2 परमाणु ऑक्सीजन के होते हैं। O3 इज ओजोन, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु जो होकर मिलकर जो है ओजोन का एक अणु बनाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, ये आपको अणु क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है परमाणुकता। अणु के बाद हमने समझा परमाणुकता क्या होती है।
किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे बच्चों उत्कृष्ट गैस होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये अक्रिय गैसें कहलाती हैं। ये किसी से अभिक्रिया आसानी से नहीं करती हैं। इनकी जो है, इनके अणु में एक परमाणु होता है, अर्थात इनकी परमाणुकता एक होती है बच्चों। कुछ धातुएं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, इनके एक अणु में एक परमाणु होता है बच्चों, तो इनकी परमाणुकता एक होती है। लेकिन कुछ अधातुएं जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, तो इनके एक अणु में दो परमाणु होते हैं, अर्थात इनकी परमाणुकता 2 होती है। फास्फोरस के एक अणु में बच्चों 4 परमाणु होते हैं, अतः इसकी परमाणुकता 4 होती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। समझ में आ गया बच्चों? अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। बच्चों परमाणु जो है ये हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी परमाणु में जो है, एक परमाणु की संरचना जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और हमने ये भी बताया था बच्चों कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो नाभिक, तो परमाणु उदासीन तब होता है बच्चों जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या अगर इनकी बराबर है, अगर संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बराबर है बच्चों, तो वो परमाणु क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा, क्योंकि बराबर संख्या होने से वो अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन जब नाभिक में प्रोटॉन होते तो प्रोटॉन तो घट बढ़ नहीं सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है जो चारों तरफ कक्षाओं में घूमा करते हैं, ये बच्चों एक परम नाभिक है और इसके चारों तरफ ये कक्षाएं हैं, ये तो यहाँ पर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इन पर इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं। ये तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इन कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों निश्चित होती है। तो उस निश्चित संख्या से अगर कम हो जाते हैं तो ये जो परमाणु होता है ये धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस अवस्था में जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए या इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो ये इनकी संख्या प्रोटॉन से फर्क हो गई, डिफर हो गई। तो इस अवस्था में इन परमाणुओं को हम आयंस कहते हैं बच्चों। और ये धन आवेशित और ऋण आवेशित दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं बच्चों, त्याग करते हैं, तो ये धन आवेशित हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं तो ये ऋण आवेशित आयन कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ऋण आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये धन आवेशित हो जाते हैं। जैसे सोडियम है, ये जब इसमें उदासीन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, लेकिन अगर इससे ये धन एक इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस। और क्लोरीन से जो है जब एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको मिल गया तो ये क्या हो जाएगी? क्लोरीन माइनस। समझ में आ गया बच्चों? अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लो तो हो गया ऋण आवेशित, जब त्याग कर लो तो हो जाता है धन आवेशित।
और परमाणु की इस अवस्था को कहते हैं आयंस। 9 क्लास, आज हम आपको इस वीडियो में जो है केवल आयंस तक ही पढ़ाते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर में वो है रासायनिक सूत्र लिखना। लेकिन बच्चों, रासायनिक सूत्र लिखने से पहले कुछ बातों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला तो जब कोई भी रासायनिक सूत्र लिखा जाता है बच्चों, तो उसमें एक से अधिक तत्वों का समावेशन होता है, और तत्व तभी आपस में जो है सम्मिलित होते हैं जब उनकी संयोजकता, जितनी जिसकी संयोजकता होती है वो उतना उसी प्रकार से संयोजन कर सकता है। अर्थात किसी भी तत्व की संयोजकता उसकी संयोजन करने की क्षमता कहलाती है बच्चों। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में संयोजकता क्या होती है, किस प्रकार से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से संयोजन करके एक रासायनिक सूत्र का निर्माण करता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज इतना ही बच्चों इस वीडियो को हमारे लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोग जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं उन बच्चों तक पहुंचे और वो बच्चे भी इन वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सके, पढ़ सके, समझ सके। और बच्चों, हम इस वीडियो का अंत करते हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। बाय बाय।